हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 13 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम है और आप लोगों का तैयारी कम हो चुका है, यानी आप लोगों का तैयारी पूरे तरीके से नहीं हुआ है। तो अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारा वीडियो आप लोगों का मैंने डाल दिया है। तो अगर आप नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 नंबर वाला टॉप प्रश्न बताएंगे। 3 नंबर में जो टॉप प्रश्न आता है उसी प्रश्न को हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक इसी प्रकार 5 नंबर वाला और 2 नंबर वाला बताएंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव का भंडारा हमारे चैनल पे आ चुका, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों के बीच में क्या है, मनसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। मनसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। सिंपल सा उत्तर हमने दिया, मनसबदारी मुगल काल का प्रशासन का एक महत्वपूर्ण इकाई था, ठीक है। जो मनसबदारी मुगल काल था, प्रशासन का एक महत्वपूर्ण इकाई था। इस प्रणाली को अकबर ने शुरू किया था, ठीक है। इस प्रणाली को अकबर ने शुरू किया था। मनसब एक जो ना अरबी शब्द है, मनसब अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है रैंक या पद, ठीक है। आप लोगों को समझना है बल्कि रटना नहीं है। देखिए, मनसबदारी जो व्यवस्था है मुगल काल का जो प्रशासन का एक महत्वपूर्ण इकाई था, ठीक है। महत्वपूर्ण इकाई था और इस प्रणाली को किसने शुरू किया था, अकबर ने शुरू किया। सीधा आप लोग के दिमाग में चला गया। उसके बाद आप लोग का मनसब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है रैंक या तो पद, ठीक है। उसके बाद कुछ और कुछ लिखना है। इस प्रकार से अगर आप उत्तर देते हैं तो आपको परफेक्ट पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखना आपको मनसब का तात्पर्य अधिकारियों एवं सेनापतियों का पद से है। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक मनसबदार को अपने पद एवं श्रेणी के अनुसार घुड़सवार से रखना पड़ता था और बदले में वह राजा से वेतन प्राप्त करते थे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को उत्तर लिख देना है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए, अगला सवाल देख लेते हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब और क्यों मनाया गया, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब और क्यों मनाया गया, ठीक है। तो सिंपल सा उत्तर देना आप लोगों को, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था और मनाने का जो इसका उद्देश्य था यह था कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे, ठीक है। 16 अगस्त 1946 को जो मुस्लिम लीग द्वारा ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, इसका मनाने का जो उद्देश्य था, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र यानी एक अलग देश की मांग कर रहे थे। वो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाकर यह सिद्ध करना चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकती, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को सिंपल से उत्तर देना है, एक भी अंक आप लोगों का कटेगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 है, हड़प नीति क्या है, ठीक है। हड़प नीति क्या है, इसका भी सिंपल सा उत्तर आप लोगों को लिखना है कि 1853 ईस्वी में यानी 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की शुरुआत की थी। यहाँ तक आप लोगों को दिमाग में ले जाना है कि 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की शुरुआत की थी, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आ सकते हैं। हड़प नीति की शुरुआत किसने की, लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा कब की, 1853 में, ठीक है। तो आप लोगों को सब्जेक्टिव प्रश्न में अगर आए तो इस तरह लिखिएगा, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की शुरुआत की। उसके बाद लिखना है, इस नीति के द्वारा जिन राजा को अपना पुत्र नहीं था, ठीक है। इस नीति के द्वारा जिन राजा का अपना पुत्र नहीं था उसके राज्य को अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिला देती थी। इस नीति के द्वारा झांसी, संबलपुर, सितारा व जैसे राज्यों को अंग्रेज ने हड़प लिया था, ठीक है। देखिए, हड़प नीति ये था, डलहौजी ने इसे शुरू किया था। इसका मतलब ये था, इसके नीति द्वारा जो ना, इस नीति के तहत यानी मेन मकसद जो था कि जिन राजा का पुत्र नहीं होता था, ठीक है, जिन राजा का कोई पुत्र नहीं होता था, खानदान में कोई नस्लें नहीं होती थी, उसके राज्य को अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिला देते थे, ठीक है, यानी हड़प लेते थे। और इस नीति के द्वारा झांसी, संबलपुर, सितारा व जैसे राज्य को अंग्रेज ने हड़प लिया था, ठीक है। इसी का हड़प नीति कहते हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 1857 की क्रांति यानी 1857 बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, ठीक है। 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारणों की चर्चा करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बार बार पूछा जाता है। तो 1853 में आए एनफील्ड राइफल के कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था, ठीक है। 1853 में एक एनफील्ड राइफल नाम के कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था। उसमें गाय और सुअर की चर्बी भरी होती, ठीक है। साथ ही यह खबर तेजी से फैले कि आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूर्ण मिलाया गया है। इससे हिंदू मुसलमानों को लगा कि अंग्रेज उसे ईसाई बनाना चाहते हैं। यह खबर पूरे भारतीय जनमानस में फैल चुका था और जो तत्कालिक कारण बन चुका था, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग सिंपल से एक बार अगर हमारे वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो एक ही बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना सिंपल सा अंदाज में, सिंपल सा भाषा में हमने उत्तर ही लिखा है, ठीक है। चलिए
प्रश्न संख्या 5वां देख लेते हैं। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह पर प्रकाश डालें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार पूछता है और हमें आशा ही इस बार भी पूछेगा। तो गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह पर प्रकाश डालना है। इस पे लिखना आप लोग को 1917 ईस्वी में बिहार में तिनकठिया प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह बिहार में शुरू हुआ था। ठीक है, 1917 में शुरू हुआ था, यानी 19 जिसे तिनकठिया प्रथा कहा जाता। ठीक है, 1917 ईस्वी में बिहार में तिनकठिया प्रथा प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत किसानों को अपना 3/20 भाग भूमि में नील खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, तीन नील खेती करनी पड़ती थी तथा उसके अंग्रेज द्वारा निर्धारित रास्ते पर बेचना पड़ता था। ठीक है, अंग्रेज द्वारा जो निर्धारित कर देते थे कि इतना दाम में बेचना, इतना दाम में ही बेचना पड़ता था। ठीक है, चंपारण की जनता ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। ठीक है, चंपारण के जो लोग थे गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। ठीक है, गांधी जी चंपारण किसानों की दुर्दशा देखी। सरकार ने उन्हें चंपारण छोड़ने के आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने बहुत धमकाया कि आप चंपारण छोड़ दें, लेकिन गांधी जी ने आदेश को नहीं माना तथा सत्याग्रह के लिए तैयार हो गए। सरकार के किसानों की दशा में सुधार हेतु यानी सुधार के लिए जांच समिति बनाई तथा इसे गांधी जी भी शामिल किया गया। जांच समिति की अनुशंसा पर किसानों के पक्ष में सरकार द्वारा कदम उठाए गए। ठीक है, इस प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए एक और सवाल हमने लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि यह सवाल 2022-23 में पूछा था, 2024 में भी जरूर पूछेगा। त्रिपिटक के विषय में आप क्या जानते हैं? ठीक है, त्रिपिटक के विषय में आप क्या जानते हैं? चैप्टर नंबर 6 में यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाला चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा त्रिपिटक के बारे में। त्रिपिटक जो ना बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक देखकर आप लोगों को डैश देना है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा तो और ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश को संग्रहित है। ठीक है, पहला लिखिएगा त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है। दूसरा, यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। तीसरा लिखिएगा, यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया। ठीक है, यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया, विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है, यानी यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया, विभिन्न भाषा में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा चौथा पॉइंट, त्रिपिटकों को 3 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको टॉप 3 नंबर वाला प्रश्न बताया। ठीक है, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी प्रकार से 5 नंबर वाला, 2 नंबर वाला और ऑब्जेक्टिव का भंडारा ला दूंगा, यानी 1000 प्रश्न करा दूंगा। इतना ज्ञानी गुरुकुल रखता है अपने अंदर। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिएगा कि हमें आपके वीडियो चाहिए, तो मैं आपको लिए वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा